एक समय की बात है, सावित्री नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों के साथ विजयनगर नाम के गांव में रहा करती थी। सावित्री का पति मोहन सेठ के खेतों में काम किया करता था और उसके कमाए हुए पैसों से ही सावित्री का पूरा घर चलता था। परंतु छोटी उम्र से ही काम करने के कारण वो बहुत कमजोर हो चुका था। इसलिए एक दिन जब वो खेतों में काम कर रहा था तो अचानक ही उसे चक्कर आते हैं और थोड़ी ही देर बाद उसकी अचानक ही मृत्यु हो जाती है। सावित्री को जब ये बात पता चलती है तो उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। परंतु उसकी 3 बेटियां भी थी जिसका उसे ख्याल रखना था, इसलिए वो खुद को संभालती है और पूरे घर को संभालने का जिम्मा अपने ऊपर ले लेती है। सावित्री की 3 बेटियां थी जिसमें से सबसे बड़ी थी आंचल, उससे छोटी प्रिया और मीनू। आंचल बड़ी होने के साथ साथ समझदार भी थी। वो अपनी माँ की दुख, घर की परेशानियों और बाकी सभी चीजों को बड़ी समझदारी से समझती थी, जबकि दूसरी ओर प्रिया और मीनू को केवल अपने आप से ही मतलब रहता था। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि उनके घर में कैसी स्थितियाँ हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं। बस उन्हें जो चाहिए होता था वो चाहिए होता था। घर का खर्चा, रोजी रोटी चलाने के लिए सावित्री सब्जी बेचने का काम शुरू कर देती है। वो गर्मियों की धूप में इधर से उधर सब्जी बेचती है और घर का खर्चा चलाती है। परंतु वो इतना कुछ कर कर भी अपनी दोनों छोटी बेटियों प्रिया और मीनू को खुश नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन दोनों की डिमांड ही कभी पूरी नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन जब सावित्री सब्जी बेचने जाती है तो उसकी एक भी सब्जी नहीं बिकती। पूरे दिन वो इधर से उधर घूमती रहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। शाम के वक्त वो सोचती है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वहाँ घर पर मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं और यहाँ मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तो प्रिया और मीनू ने कहा था कि मैं उनके लिए बर्गर लेकर आऊं और यहाँ मेरे पास सूखी रोटी के पैसे भी नहीं हैं। हे भगवान, ये तो हमें कैसे दिन दिखा रहा है। सावित्री ये सोच रही होती है कि तभी उसे सामने एक अमीर औरत दिखाई देती है जो अपने घर का बचा हुआ खाना एक गाय को डाल रही थी। सावित्री भागती हुई उस औरत के पास जाती है और कहती है, मेम साहब, अगर आपके पास ये खाना अतिरिक्त बच गया है तो कृपया करके मुझे दे दीजिए। देखिए, मैं भिखारन नहीं हूँ, मैं मेहनत करके सब्जी बेचती हूँ, लेकिन आज मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी है और मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं, इसलिए मुझे खाने के लिए आपके आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, ये खाना तुम ले जाओ। वैसे भी ये खाना मैं गाय को डाल रही थी, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो, और अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मेरे घर पर आ जाओ। मेरे घर पर आज एक पार्टी थी, तो उस पार्टी के बाद घर पर काफी कचरा फैल गया है और काफी सारे बर्तन भी है। अगर तुम उन्हें साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। सावित्री उस औरत की बात मानती है और उसके घर पर चली जाती है और सारा काम कर लेती है, जिसके बाद वो औरत सावित्री को कुछ पैसे दे देती है। खाना और पैसे लेकर सावित्री जैसे ही घर आ रही होती है तो एक गाड़ी आकर सावित्री को टक्कर मार देती है। टक्कर जोरदार नहीं थी, इसलिए सावित्री की जान बच जाती है, परंतु उसे काफी चोटें आती हैं। कुछ लोग सावित्री की मरहम पट्टी कराकर उसे घर पहुंचा देते हैं। अपनी माँ को इस हालत में देखकर आंचल की तो जैसे सांसें अटक जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, ये क्या हो गया माँ तुम्हें? तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसी आई? ये सब हम लोगों की गलती है, हमारी वजह से ही तुम बाहर जाती हो। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, ये तो भगवान की मर्जी है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। तभी प्रिया कहती है, माँ तुम भी कमाल करती हो, ना तो हमारे लिए तुम बर्गर लेकर आई, ना ही कुछ ढंग का खाना, और ऊपर से चोट लगवाकर तुम और बैठ गई। हाँ प्रिया दीदी बिल्कुल सही कह रही है, हमारा बर्गर खाने का कितना मन था, लेकिन नहीं, आपका ये ड्रामा शुरू हो गया। तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। एक तो माँ को इतनी चोट लग गई है और तुम्हें अभी भी अपने बर्गर की चिंता लगी हुई है। कोई बात नहीं आंचल, ये दोनों अभी छोटी हैं, इनमें समझ नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। बड़ी होंगी तो समझदार हो जाएंगी। नहीं माँ, बहुत हो चुका है, ये आपकी मेहनत आपके दुख दर्द को बिल्कुल नहीं समझते, क्योंकि इन्हें घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। इन्हें बाहर की दुनिया की कोई समझ नहीं है। अगर ये एक दिन भी बाहर खाने के लिए भटके
तब इन्हें पता चलेगा कि आपकी क्या अहमियत है। माँ, आज से आप घर पर रहेंगी और मैं, मीनू और प्रिया खाने का इंतजाम करेंगे और इसके लिए हम कल से शहर में काम ढूंढने जाएंगे। पर आंचल। नहीं माँ, अब और नहीं, आपको मेरी बात माननी होगी और तुम दोनों को भी, समझी? अगले दिन आंचल प्रिया और मीनू को लेकर जंगल के रास्ते से शहर की तरफ निकल पड़ती है। प्रिया और मीनू को आंचल पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन जो कल हुआ उसके बाद से तो मीनू और प्रिया आंचल से नफरत करने लगी थी। जंगल के रास्ते में वो लोग आपस में बात कर रहे थे। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये आंचल की बच्ची अपने आप को समझती क्या है। अगर हमसे बड़ी है तो क्या हम पर रोक जमाएगी, हमसे काम करवाएगी? हाँ प्रिया दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम क्या इस उम्र में काम करेंगे? ये सब काम तो माँ को ही करने चाहिए, लेकिन ये आंचल की बच्ची हमें भी काम करवाने के लिए शहर ले जा रही है। मुझे नहीं जाना कहीं भी काम करने के लिए। तो चिंता मत कर, हम कहीं नहीं जाएंगे काम करने के लिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी जंगल के रास्ते में कई खतरनाक जानलेवा जानवर होंगे। हम इस आंचल की बच्ची को उन्हीं जानवरों के सामने फेंक देंगे, फिर ये जाने और वो जानवर जाने। इसके बाद हम वहाँ से भागकर घर वापस चले जाएंगे। बाकी माँ तो हमें है ही खिलाने वाली। क्या बात है दीदी, आपका आइडिया तो फर्स्ट क्लास है। ऐसी ही बातें करते हुए वो दोनों आंचल के साथ जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा लकड़हारा दिखाई देता है, जो कि बहुत ही कमजोर था। वो उन तीनों लड़कियों को देखकर कहता है, बच्चियों, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद कीजिए। उस बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर प्रिया कहती है, अरे अगर हमारे पास खाने के लिए होता तो हम काम करने के लिए क्यों जाते? बड़ा या खाना मांगने वाला, खुद कमा कर नहीं खा सकता है क्या? प्रिया, अगर हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो तुम इन्हें प्यार से भी मना कर सकती हो। इस तरह से भड़कने की क्या जरूरत है? बाबा, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया करके हमें माफ कर दीजिए। हम अभी शहर जा रहे हैं, अगर हमें कुछ खाने के लिए मिलता है तो आते वक्त हम आपको देते हुए जाएंगे। ऐसा कहकर आंचल आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर मीनू और प्रिया को झाड़ियों के पीछे कुछ बाघ आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तभी वो दोनों आंखों से इशारा करती हैं और झाड़ियों के अंदर आंचल को धक्का दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। बेचारी आंचल जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाती है और तीन नदी वाले किनारे के पास आकर पहुँचती है, जहाँ उसे मीनू और प्रिया दिखाई देती है। वो उनसे कुछ बोलने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और कहती है, आप तीनों का यहाँ पर स्वागत है। मैं इन तीन जादुई नदियों की परी हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ और आपकी भी करना चाहती हूँ। आप जो अपने सामने ये तीन नदियाँ देख रही हैं, इनमें से पहली नदी हीरो से भरी हुई है, जो बहुत ही ज्यादा अनमोल है। दूसरी नदी सोने और चांदी का भंडार है तथा तीसरी नदी में बहुत ही जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें सेवा करने के लिए किसी की जरूरत है। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार किसी भी नदी को चुन सकती हैं और उसके नाव में बैठकर आप इस नदी में प्रवेश कर सकती हैं। हीरे बहुत ही कीमती होते हैं और वो मुझे बहुत पसंद भी है, इसलिए मैं तो हीरे वाली नदी को ही चुनूंगी। सोने चांदी में तो मैं इस पूरी दुनिया को खरीद सकती हूँ, इसलिए मैं दूसरी यानी कि सोने चांदी वाली नदी को चुनती हूँ। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात तो सब यही रह जाएगा। अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो वो है लोगों की दुआएं और उनका आशीर्वाद। इसलिए मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ और मैं तीसरी नदी को चुनती हूँ। ऐसा कहकर तीनों बहनें अपनी अपनी चुनी हुई नदी की नाव में बैठ जाती है। प्रिया अपनी नाव में बहुत सारे हीरे भर लेती है। दूसरी तरफ मीनू अपनी नाव में सोने और चांदी का भंडार कर लेती है। इतना सब कुछ अपने नाव में भरने के कारण उन दोनों की नाव असंतुलित होकर नदी में ही गिर जाती है और वो दोनों डूबकर वहीं मर जाती है। वहीं तीसरी ओर जब आंचल सेवा करने के लिए लोगों को ढूंढती है तो उसे अपनी नदी में केवल धन दौलत, पैसे, हीरे जवाहरात ही मिलते हैं। आंचल नदी की तरफ से मिले उन हीरे जवाहरातों को लेकर ऊपर आ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी दोनों बहनें वहाँ पर नहीं हैं और वो परी से पूछती है, हे परी, कृपया करके आप मुझे बताएंगी कि मेरी बहन कहाँ है? परी सारी कहानी आंचल को बताती है, जिसे सुनकर आंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है,
हे परी, कृपया करके मेरी बहनों को मुझे वापस कर दीजिए। मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी बहनें चाहिए। हाँ, मानती हूँ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उनके लालच ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है, पर आखिरकार वो मेरी बहनें हैं। पर उन्होंने तो तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की इज्जत तक नहीं की, दूसरों को भी भला बुरा कहा, फिर भी तुम उन्हें बचाना चाहती हो। चाहे वो जैसी भी है, पर है तो मेरी बहनें ही ना, और अभी नहीं तो बाद में, पर मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, उन्हें ईमानदारी की राह पर चलना सिखा दूंगी। तुम सच में बहुत ही अच्छी हो आंचल, ईश्वर तुम्हारा सदैव भला करे। तुम्हारी इसी अच्छाई के कारण मैं तुम्हें तुम्हारी बहनें वापस लौटाती हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी उन दोनों नदियों के ऊपर घुमाती है और मीनू तथा प्रिया को वापस जीवित कर देती है। मीनू और प्रिया को जब आंचल की बातों का पता चलता है तो वो उसके पैरों में पड़ जाती है और अपने किए के लिए माफी मांगती है, और आंचल उन्हें बड़ा दिल रखकर माफ कर देती है। जिसके बाद परी उन तीनों को धन दौलत के साथ विदा करती है, जिसे लेकर आंचल अपनी माँ के पास आ जाती है और वो तीनों बहनें तथा सावित्री खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में आरोही अपनी नानी के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही आरोही के माता पिता की मृत्यु एक ट्रेन हादसे में हो जाती है। आरोही के पिता अपनी छोटी सी जमीन में सब्जियां उगाते थे और उन्हें बेचा करते थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद आरोही भी उसी जमीन में सब्जियां उगाती थी और उन्हें बेचा करती थी। सब्जियां बेचकर उसे जो भी कुछ पैसे मिलते थे उसी से वह अपना और अपनी नानी का पालन पोषण करती थी। इसी गांव में आरोही की एक बहुत अच्छी दोस्त थी नैना, जो बहुत अमीर थी। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जहां आरोही एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी, वहीं दूसरी तरफ नैना महल जैसे घर में रहा करती थी। एक दिन नैना अपने कुछ पुराने कपड़े और सैंडल आरोही के पास लेकर आती है और उससे कहती है, आरोही यार, तुझे तो पता है कि मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी आ रही है और मेरे सभी दोस्त बहुत अमीर हैं। उनके पास अच्छे अच्छे ड्रेस और अच्छे अच्छे सैंडल है, बस तुम ही थोड़ी गरीब हो। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें अपने पुराने कपड़े और सैंडल दे देती हूँ, इन्हें पहनकर तुम पार्टी में आ जाना, ठीक है? नैना, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं किसी की उतरन नहीं पहनती। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरे पास जो भी है मैं इसी में खुश हूँ। और अगर तुम्हें मुझे इस हाल में देखकर पार्टी में बुरा लगेगा तो ठीक है, मैं पार्टी में नहीं आऊंगी। तुम अपने अमीर दोस्तों के साथ एंजॉय कर लेना, ठीक है? अगर तुम्हें इन पुराने कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है तो मैं डस्टबिन में फेंक दूंगी। मुझे लगा था कि तू ऐसे हाल में मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी में आएगी तो सब तेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। बस यही सोचकर मैं तेरे पास आ गई, लेकिन तुम्हें जैसा आना है तो मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी पार्टी में आ जाना, ठीक है? ऐसा कहकर नैना वहाँ से चली जाती है और आरोही अपनी जमीन से ताजी ताजी सब्जियाँ लेती है और उन्हें बाजार में बेचने चली जाती है। सब्जी ले लो सब्जी, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी ले लो, पालक धनिया मेथी मटर गाजर टमाटर आलू, सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो। इस तरह से आरोही इतनी तेज कड़कड़ाती धूप में अपनी सब्जियां बेच रही थी। आज आरोही के पास बहुत कम ग्राहक आते हैं, मगर उसकी जितनी भी सब्जियां बिकती है वह उन्हें के पैसे लेकर घर जा रही थी। तभी उसे सामने एक बेकरी नजर आती है, जिसे देखकर आरोही सोचती है, मैं रोज इसी रास्ते से गुजरती हूँ और इस बेकरी पर हमेशा इसी तरह से भीड़ लगी रहती है। आजकल सब लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं ना, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, छोटी छोटी बात को सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए सब केक खरीदते हैं, पेस्ट्री खरीदते हैं। नानी को भी तो बहुत अच्छे केक बनाने आते हैं, लेकिन अब वह केक तो बना नहीं सकती, लेकिन मुझे बनाना सिखा तो सकती है। अगर मैं भी बेकरी खोल लूँ तो हाँ, मुझे नानी से बात करनी चाहिए, यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर आरोही घर वापस आ जाती है और अपनी नानी से कहती है, नानी जी, आपको पता है आजकल केक बहुत ज्यादा तादाद में बिक रहे हैं, इसलिए मैं सोच रही थी अगर मैं भी छोटी सी बेकरी खोल लूं तो सब्जियां बेचने से ज्यादा पैसे तो मिल ही जाएंगे। इतनी तेज कड़कड़ाती धूप में एक गली से दूसरी गली सब्जियां बेचती रहती हूँ और पैसे भी ज्यादा नहीं मिलते। बेकरी होगी तो उसके अंदर बैठकर आराम से केक बेचती रहूंगी। और आपको तो केक बनाने बहुत अच्छे आते हैं, आप मुझे केक बनाना सिखा देना।
हाँ बेटा, सोच तो तुम बिल्कुल सही रही हो, मगर बेटा हम गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि हम बेकरी खोल सकें। बेकरी खोलने में तो बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे, हमारे पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं है, सोने की चीज भी नहीं है जिसे बेचकर हम बेकरी खोल सके। सब्जी बेचकर तुम बस इतने ही पैसे कमा पाती हो कि हम बहुत मुश्किल से 2 समय का खाना खा पाते हैं। मेरी दवाइयाँ भी समय पर नहीं आती, इतना बड़ा काम हम कैसे कर सकते हैं बेटा। नानी जी, आप इस बात की चिंता मत कीजिए, आपको पता है ना, जमींदार सूद पर पैसे देते हैं, तो बस बेकरी खोलने के लिए हम अपने इस छोटे से मकान को गिरवी रख देंगे और जब बेकरी चलने लगेगी तो पैसे जमा करके अपने घर को छुड़ा लेंगे। देखना नानी जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बेकरी बहुत अच्छी चलेगी, कृपया करके मान जाइए ना। आरोही की नानी मान जाती हैं और आरोही खुशी खुशी अपने घर के पेपर लेकर जमींदार के पास जाती है और उनसे कहती है, जमींदार जी, आप सूद पर पैसे देते हो ना, तो ये लीजिए मेरे घर के पेपर और मुझे सूद पर पैसे दे दीजिए। कुछ ही समय में मैं आपके पैसे लौटा दूंगी और अपने घर के पेपर वापस ले जाऊंगी। यह घर के पेपर तो कोई खास नहीं है, छोटा सा ही घर है, तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। आरोही जमींदार से थोड़े से पैसे लेकर आ जाती है और साथ में केक बनाने का सामान भी, और अपनी नानी से केक बनाना सीखती है और थोड़े ही समय में आरोही बहुत अच्छे केक बनाने लगती है और वह अपनी एक छोटी सी बेकरी खोलती है जिसमें वह अपने हाथ के बहुत ही स्वादिष्ट केक बनाकर लगाती है। ऐसे ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन आरोही के पास एक भी ग्राहक नहीं आता और वह उदास होकर घर चली जाती है। तभी आरोही की नानी आरोही से कहती है, आरोही बेटा, लगता है आज भी तुम्हारा कोई केक नहीं बिका, तभी तुम इतनी उदास नजर आ रही हो। हाँ नानी जी, आज भी मेरा कोई केक नहीं बिका, लगता है मेरी बेकरी छोटी है ना, इसलिए कोई भी ग्राहक मेरे पास आ ही नहीं रहा। मगर नानी, मैं कोशिश करती रहूंगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और देखना एक दिन मेरी बेकरी बहुत अच्छी चलने लगेगी, आप परेशान मत होइए। ऐसा कहकर आरोही अपनी नानी और खुद को दिलासा देती है और अगले दिन दोबारा से अपनी बेकरी पर जाती है। तभी उसके पास उसकी दोस्त नैना आती है और उससे कहती है, अरे यार आरोही, यह तो तूने बहुत अच्छा किया जो तूने बेकरी खोल ली। आज मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी है ना, तो मैं तेरी बेकरी से ही केक लेकर जाऊंगी। 5 अलग अलग वैरायटी के केक पैक कर दे, 2 वनीला, 2 स्ट्रॉबेरी और 1 चॉकलेट। हाँ, और तू भी समय पर आ जाना, ठीक है। ऐसा कहकर नैना उसकी बेकरी से 5 केक ले जाती है। शाम को आरोही भी पार्टी में चली जाती है। आरोही की बेकरी के केक सभी को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, सब केक की बहुत तारीफ करते हैं और नैना से बेकरी का पता पूछते हैं, तो नैना सबको बताती है कि यह उसकी दोस्त आरोही की बेकरी है। और अगले दिन से आरोही की बेकरी पर लाइन लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके हाथ से बने केक बहुत ही ज्यादा टेस्टी थे। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब उसके घर के हालात पहले से बेहतर हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि गरीब की यहाँ खुशियाँ ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। आरोही के सामने एक बहुत बड़ी बेकरी थी, जिसके पास अब ग्राहक आने कम हो जाते हैं। तभी उस बेकरी की मालकिन कंचन सोचती है, जब इस आरोही की बच्ची ने बेकरी खोली थी तो मुझे लगा था छोटी सी है, चलेगी नहीं, लेकिन अब देखो, देखते ही देखते कितनी चलने लगी है, मेरे ग्राहक कम होने लगे हैं। मैं इसे आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ने नहीं दूंगी, मुझे इसके पर काटने होंगे, वरना मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। और मेरा धंधा चौपट हो जाए, नहीं नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अब देख मैं तेरे साथ करती क्या हूँ, मुझसे बच के तो दिखा। ऐसा सोचकर कंचन आरोही को बर्बाद करने का प्लान बना लेती है। और वहीं दूसरी तरफ आरोही बहुत खुश थी और वह अपनी नानी के लिए नई साड़ी और समोसे और चाउमीन, बहुत सारा खाने का सामान लेकर जाती है और अपनी नानी से कहती है, नानी जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं हार नहीं मानूंगी, कोशिश करती रहूंगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और देखिए अब मेरी बिक्री पहले से कितनी अच्छी चलने लगी है। बस अगर इसी तरह से चलती रहेगी तो कुछ ही दिनों में मैं घर के कागज भी छुड़ा लूंगी। नानी, आपके लिए साड़ी और समोसे चाउमीन लेकर आई हूँ, यह लीजिए, इसे खा लीजिए।
हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। कोशिश करने वालों और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम ऐसे ही मेहनत और कोशिश करती रहना और देखना एक दिन तुम्हारी जगह जगह पर बेकरी होंगी। मुझे बहुत खुशी है तुम कामयाब हो रही हो। इस तरह से दोनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब उनकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। कंचन रात हो जाने के बाद आरोही की बेकरी पूरी तरह से जला देती है और बहुत खुश होती है। आरोही गरीब की बच्ची, ये देख, मैंने तेरी बेकरी पूरी तरह से जला दी है। अब तो इतना बड़ा नुकसान कहाँ से चुकाएगी? अब मजा आएगा। मेरे ग्राहक तोड़ने चली थी और मैंने बेचारी को जड़ से ही उखाड़ कर फेंक दिया। ऐसा सोचकर कंचन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। सुबह होने के बाद आरोही खुशी खुशी अपनी बेकरी पर आती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बेकरी पूरी तरह से जल चुकी थी। यह देखकर आरोही बहुत फूट फूट कर रोती है। अरे नहीं, यह क्या नर्थ हो गया? मेरी बेकरी तो पूरी तरह से जल गई। इसके अंदर कितना सारा सामान रखा था, वह भी सब जलकर राख हो गया। अब मैं मेरे घर को कैसे छुड़ाऊंगी? नानी की दवाइयाँ, खाना पीना कैसे करूंगी? यह जिसकी दुकान है वह तो मुझसे इसके पैसे मांगेगा। यह सब क्या हो गया? मेरी खुशियों को किसकी नजर लग गई? ऐसा कैसे हो सकता है? रात तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक क्या हो गया? मेरी खुशियाँ, दुकान, घर सब कुछ उजड़ गया। अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। ऐसा सोच सोचकर आरोही बहुत ज्यादा रो रही थी। आरोही को रोता हुआ एक परी देख लेती है तो आरोही के ऊपर उसे बहुत तरस आता है और वह आरोही के पास जाती है और उससे कहती है, आरोही, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आओ मेरे साथ चलो मेरी जादुई सोने और चांदी की केक की नदी के पास। वह परेशान और अच्छे लोगों के काम आती है। तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा दूसरों की मदद करती हो। मैंने देखा कि तुम किस तरह से गरीब बच्चों को अपनी बेकरी से केक देती हो। जिसका दिल इतना अच्छा हो उसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। आओ मेरे साथ चलो मेरी जादुई सोने और चांदी की केक की नदी के पास। ऐसा कहकर वह परी आरोही को अपने साथ उड़ाकर अपनी जादुई सोने और चांदी की केक की नदी के पास ले जाती है। एक तरफ सोने की केक बह रहे थे और दूसरी तरफ चांदी की केक बह रहे थे। तभी जादुई सोने और चांदी की केक की नदी से आवाज आती है, परी, जैसा कि तुम जानती हो इस नदी के केक सिर्फ वही लेकर जा सकता है जो मेरे सवालों के सही सही जवाब दे। तो मैं इस लड़की से कुछ सवाल पूछती हूँ। अगर यह अपनी परीक्षा में पास हो गई तो मैं इसे जादुई सोने और चांदी के केक की नदी से जादुई केक दे दूंगी। सुनो लड़की, तुम्हारे सामने दो बच्चे भूखे हैं और तुम्हारे पास सिर्फ एक रोटी है, लेकिन वह बच्चे काफी समय से भूखे हैं। अगर वह तुमसे एक रोटी मांगेंगे तो उस समय तुम क्या करोगी? मैं उस समय उन दोनों बच्चों को आधी आधी रोटी खिला दूंगी, क्योंकि मेरी नानी हमेशा मुझसे कहती है भूखे लोगों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। इसलिए मैं एक समय भूखे रहकर इतना सारा पुण्य कमाना चाहूंगी। आरोही, तुम बहुत अच्छी हो, अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो, वरना आज के टाइम में कोई भी दूसरों के बारे में नहीं सोचता। अब तुम जादुई सोने और चांदी के केक की नदी से एक सोने का केक और एक चांदी का केक लेकर जा सकती हो। जादुई सोने के केक से तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी और जादुई चांदी के केक से तुम्हें हमेशा केक मिलते रहेंगे, जिसकी मदद से तुम्हें अब कोई भी कमी नहीं होगी। आरोही खुश होकर जादुई सोने और चांदी की नदी से जादुई केक लेकर आ जाती है और जादुई सोने के केक से बहुत सारी धन दौलत लेकर अपना सारा कर्जा चुका देती है और अपनी एक बहुत बड़ी बेकरी खोलती है और जादुई चांदी के केक से केक लेकर उस बेकरी में बेचती है। इस तरह से आरोही की बहुत सारी बेकरियां होती हैं और उसका बहुत नाम होता है। आरोही कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाती है और जब इस बात की खबर कंचन को लगती है तो वह आग बबूला हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह मामूली सी लड़की इतनी आगे नहीं बढ़ सकती। आज उसकी एक नहीं, दो नहीं, 5-5 बेकरियां हैं और वह इतनी अमीर नहीं हो सकती। मुझे पता लगाना होगा आखिर उसे क्या मिला है जो इतनी जल्दी इतनी ज्यादा अमीर हो गई। हाँ, मुझे पता लगाना ही होगा।
ऐसा सोचकर कंचन उसके घर जाती है तो उसे पता चल जाता है कि जादुई सोने और चांदी की केक की मदद से वह इतनी अमीर हुई है। और एक दिन मौका देखकर वह जादुई सोने का केक चुराकर लेकर आ जाती है और घर आकर उससे कहती है, ये है जादुई सोने का केक, इससे जो भी कुछ मांगते हैं ये दे देता है। ये जादुई सोने का केक मुझे बहुत सारी धन दौलत दे, इतनी सारी धन दौलत कि मुझसे ज्यादा अमीर कोई और ना हो और वह आरोही की बच्ची दोबारा से गरीब हो जाए, उसके पास कुछ भी ना रहे। जल्दी से तू मुझे बहुत सारी धन दौलत दे दे। कंचन के इतना कहते ही जादुई सोने के केक के अंदर से धन दौलत तो नहीं बल्कि बहुत सारे सांप और बिच्छू निकल कर आते हैं जो उसे तुरंत ही डस लेते हैं और उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। कंचन को उसके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ आरोही अपने साथ साथ पूरे गांव की भी बहुत मदद करती है और खुद भी एक हंसी खुशी जीवन बिताती है, सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे स्वभाव और दूसरों की मदद करने की वजह से। आज उसके पास जादुई सोने और चांदी के केक थे जिसकी वजह से आज वह एक खुशहाल जीवन बिताती है।